अलाउद्दीन खिलजी का राज्यकाल 1296 से 1326 तक दिल्ली का सुल्तान था। वह खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा और दामाद था। सुल्तान बनने के पहले उसे इलाहाबाद के निकट कड़ा की जागीर दी गई थी। अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम अली गुरशाप था। उसके तख्त पर बैठने के बाद उसे अमीर-ए-तुजुक का पद मिला। मलिक छज्जू के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के कारण जलालुद्दीन ने उसे कड़ा मनिकपुर की सूबेदारी सौंप दी। भिलसा, चंदेरी एवं देवगिरी के सफल अभियानों से प्राप्त अपार धन ने उसकी स्थिति और मजबूत कर दी। इस प्रकार उत्कर्ष पर पहुंचे अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलालुद्दीन की हत्या 22 अक्टूबर 1296 को कर दी और दिल्ली में स्थित बलबन के लाल महल में अपना राज्याभिषेक संपन्न करवाया। राज्याभिषेक के बाद उत्पन्न कठिनाइयों का सफलतापूर्वक सामना करते हुए अलाउद्दीन ने कठोर शासन व्यवस्था के अंतर्गत अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार करना प्रारंभ किया। अपनी प्रारंभिक सफलताओं से प्रोत्साहित होकर अलाउद्दीन ने सिकंदर द्वितीय की उपाधि ग्रहण कर इसका उल्लेख अपने सिक्कों पर करवाया। उसने विश्व विजय एवं एक नवीन धर्म को स्थापित करने के अपने विचार को अपने मित्र एवं दिल्ली के कोतवाल अलाउल मुल्क के समझाने पर त्याग दिया। यद्यपि अलाउद्दीन ने खलीफा की सत्ता को मान्यता प्रदान करते हुए यामिन उल खिलाफत नासिरी अमीर उल मोमिनीन की उपाधि ग्रहण की, किंतु उसने खलीफा से अपने पद की स्वीकृति लेनी आवश्यक नहीं समझी। उसने शासन में इस्लाम धर्म के सिद्धांतों को प्रमुखता न देकर राज्यहित को सर्वोपरि माना। अलाउद्दीन खिलजी के समय निरंकुशता अपने चरम सीमा पर पहुंच गई। अलाउद्दीन खिलजी ने शासन में न तो इस्लाम के सिद्धांतों का सहारा लिया और न ही उलेमा वर्ग की सलाह ली। अलाउद्दीन खिलजी के राज्य में कुछ विद्रोह हुए, जिनमें 1299 में गुजरात के सफल अभियान में प्राप्त धन के बंटवारे को लेकर नवी मुसलमानों द्वारा किए गए विद्रोह का दमन नुसरत खां ने किया। दूसरा विद्रोह अलाउद्दीन के भतीजे अकद खां द्वारा किया गया। अपने मंगोल मुसलमानों के सहयोग से उसने अलाउद्दीन पर प्राणघातक हमला किया, जिसके बदले में उसे पकड़कर मार दिया गया। तीसरा विद्रोह अलाउद्दीन की बहन के लड़के मलिक उमर एवं मंगू खां ने किया, पर इन दोनों को हराकर उनकी हत्या कर दी गई। चौथा विद्रोह दिल्ली के हाजी मौला द्वारा किया गया, जिसका दमन सरकार हमीदुद्दीन ने किया। इस प्रकार इन सभी विद्रोहों को सफलतापूर्वक दबा दिया गया। अलाउद्दीन ने तुर्क अमीरों द्वारा किए जाने वाले विद्रोह के कारणों का अध्ययन कर उन कारणों को समाप्त करने के लिए 4 अध्यादेश जारी किए। प्रथम अध्यादेश के अंतर्गत अलाउद्दीन ने दान, उपहार एवं पेंशन के रूप में अमीरों को दी गई भूमि को जब्त कर उस पर अधिकाधिक कर लगा दिया, जिससे उनके पास धन का अभाव हो गया। द्वितीय अध्यादेश के अंतर्गत अलाउद्दीन ने गुप्तचर विभाग को संगठित कर बरीद एवं मुनहिन की नियुक्ति की। तृतीय अध्यादेश के अंतर्गत अलाउद्दीन खिलजी ने मद्य निषेध, भांग खाने एवं जुआ खेलने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। चौथे अध्यादेश के अंतर्गत अलाउद्दीन ने अमीरों के आपस में मेल जोल, सार्वजनिक समारोहों एवं वैवाहिक संबंधों पर प्रतिबंध लगा दिया। सुल्तान द्वारा लाए गए ये चारों अध्यादेश पुनर्तः सफल रहे। अलाउद्दीन ने खूंटों, मुकदमों आदि हिंदू लगान अधिकारियों के विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसने उत्तर भारत के राज्यों को जीतकर उन पर प्रत्यक्ष शासन किया। दक्षिण भारत के राज्यों को अलाउद्दीन ने अपने अधीन कर उनसे वार्षिक कर वसूला। 1298 में अलाउद्दीन ने उलूग खां एवं नुसरत खां को गुजरात विजय के लिए भेजा। अहमदाबाद के निकट बघेल राजा कर्ण और अलाउद्दीन की सेना में संघर्ष हुआ। राजा कर्ण ने पराजित होकर अपनी पुत्री देवल देवी के साथ भागकर देवगिरी के शासक रामचंद्र देव के यहाँ शरण ली। अलाउद्दीन खिलजी कर्ण की संपत्ति एवं उसकी पत्नी कमला देवी को साथ लेकर वापस दिल्ली आ गया। कालांतर में अलाउद्दीन खिलजी ने कमला देवी से विवाह कर उसे अपनी सबसे प्रिय रानी बनाया। यहीं पर नुसरत खां ने हिंदू हिजड़े मलिक काफूर को 1000 दिनार में खरीदा। युद्ध में विजय के पश्चात सैनिकों ने सूरत, सोमनाथ और कैम्बे तक आक्रमण किया। अलाउद्दीन खिलजी की सेना के कुछ घोड़े चुराने के कारण सुल्तान खिलजी ने जैसलमेर के शासक दूदा एवं उसके सहयोगी तिलक सिंह को 1299 में पराजित किया और जैसलमेर की विजय की। रणथंभौर का शासक हम्मीर देव अपनी योग्यता एवं साहस के लिए प्रसिद्ध था। अलाउद्दीन के लिए रणथंभौर को जीतना इसलिए भी आवश्यक था क्योंकि हम्मीर देव ने विद्रोही मंगोल नेता मोहम्मद शाह एवं केहब को अपने यहाँ शरण दे रखी थी। इसलिए भी अलाउद्दीन रणथंभौर को जीतना चाहता था। अतः जुलाई 1301 में अलाउद्दीन ने रणथंभौर के किले को अपने कब्जे में कर लिया।
हम्मीर देव वीरगति को प्राप्त हुआ। अलाउद्दीन ने रनमल और उसके साथियों का वध करवा दिया, जो हम्मीर देव से विश्वासघात करके उससे आ मिले थे। हम्मीर देव उसके परिवार के लोगों का जौहर द्वारा मृत्यु प्राप्त हुए। रणथंभौर युद्ध के दौरान ही नुसरत खां की मृत्यु हुई। मेवाड़ का शासक राणा रतन सिंह था, जिसकी राजधानी चित्तौड़ थी। चित्तौड़ का किला सामरिक दृष्टिकोण से बहुत सुरक्षित स्थान पर बना हुआ था, इसलिए ये किला अलाउद्दीन की निगाह में चढ़ा हुआ था। अंततः 28 जनवरी 1303 को सुल्तान चित्तौड़ के किले पर अधिकार करने में सफल हुआ। राणा रतन सिंह युद्ध में शहीद हुआ और उसकी पत्नी रानी पद्मिनी ने अन्य स्त्रियों के साथ जौहर कर लिया। किले पर अधिकार के बाद सुल्तान ने लगभग 30,000 राजपूत वीरों का कत्ल करवा दिया। उसने चित्तौड़ का नाम खिज़ खां के नाम पर खिज़राबाद रखा और खिज़ खां को सौंपकर दिल्ली वापस आ गया। चित्तौड़ को पुनः स्वतंत्र कराने का प्रयत्न राजपूतों द्वारा जारी था। इसी बीच अलाउद्दीन ने खिज़ खां को वापस दिल्ली बुलाकर चित्तौड़ दुर्ग की जिम्मेदारी राजपूत सरदार मालदेव को सौंप दी। अलाउद्दीन की मृत्यु के पश्चात गुहिलौत राजवंश के हम्मीर देव ने मालदेव पर आक्रमण कर 1321 में चित्तौड़ सहित पूरे मेवाड़ को आज़ाद करवा लिया। इस तरह अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद चित्तौड़ एक बार फिर पूर्ण स्वतंत्र हो गया। मालवा पर शासन करने वाला महलकदेव एवं उसका सेनापति हरनंद बहादुर योद्धा थे। 1305 में अलाउद्दीन ने मुल्तान के सूबेदार आइन उल मुल्क के नेतृत्व में एक सेना को मालवा पर अधिकार करने के लिए भेजा। दोनों पक्षों के संघर्ष में महलकदेव एवं उसका सेनापति हरनंद मारा गया। नवंबर 1305 में किले पर अधिकार के साथ ही उज्जैन, धारानगरी, चंदेरी आदि को जीतकर मालवा समेत दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया। 1308 में अलाउद्दीन ने सिवाना पर अधिकार करने के लिए आक्रमण किया। वहां के परमार राजपूत शासक शीतल देव ने कड़ा संघर्ष किया, परंतु अंततः वह मारा गया। कमालुद्दीन गुर्ग को वहां का शासक नियुक्त किया गया। जालौर के शासक कान्हनदेव ने 1304 में अलाउद्दीन की अधीनता को स्वीकार कर लिया था, पर धीरे धीरे उसने अपने को पुनः स्वतंत्र कर लिया। 1305 में कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में सुल्तान की सेना ने कान्हनदेव को युद्ध में पराजित कर उसकी हत्या कर दी। इस प्रकार जालौर पर अधिकार के साथ ही अलाउद्दीन की राजस्थान विजय का कठिन कार्य पूरा हुआ। 1311 तक उत्तर भारत में सिर्फ नेपाल, कश्मीर एवं असम ही ऐसे भाग बचे थे जिन पर अलाउद्दीन अधिकार नहीं कर सका था। उत्तर भारत की विजय के बाद अलाउद्दीन ने दक्षिण भारत की ओर अपना रुख किया। अलाउद्दीन द्वारा दक्षिण भारत के राज्यों को जीतने के उद्देश्य के पीछे धन की चाह एवं विजय की लालसा थी। वो इन राज्यों को अपने अधीन कर वार्षिक कर वसूल करना चाहता था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिण में सर्वप्रथम 1303 में तेलंगाना पर आक्रमण किया गया। तेलंगाना के शासक प्रताप रुद्रदेव द्वितीय ने अपनी एक सोने की मूर्ति बनवाकर और उसके गले में सोने की जंजीर डालकर आत्मसमर्पण हेतु मलिक काफूर के पास भेजा था। इसी अवसर पर प्रताप रुद्रदेव ने मलिक काफूर को संसार प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा दिया था। शासक बनने के बाद अलाउद्दीन द्वारा 1296 में देवगिरी के विरुद्ध किए गए अभियान की सफलता पर वहां के शासक रामचंद्र देव ने प्रतिवर्ष की आय भेजने का वादा किया था, पर रामचंद्र देव के पुत्र शंकर देव के हस्तक्षेप से वार्षिक कर का भुगतान रोक दिया गया। अतः मलिक काफूर के नेतृत्व में एक सेना को देवगिरी पर धावा बोलने के लिए भेजा गया। रास्ते में राजा कर्ण को युद्ध में परास्त कर काफूर ने उसकी पुत्री देवल देवी, जो कमला देवी एवं कर्ण की पुत्री थी, को दिल्ली भेज दिया, जहां पर उसका विवाह खिज़ खां से कर दिया गया। रास्ते भर लूटपाट करता हुआ काफूर देवगिरी पहुंचा और पहुंचते ही उसने देवगिरी पर आक्रमण कर दिया। भयानक लूटपाट के बाद रामचंद्र देव ने आत्मसमर्पण कर दिया। काफूर अपार धन संपत्ति, सारे हाथी एवं राजा रामचंद्र देव के साथ वापस दिल्ली आया। रामचंद्र सुल्तान के समक्ष प्रस्तुत होने पर सुल्तान ने उसके साथ उदारता का व्यवहार करते हुए राय रायन की उपाधि प्रदान की। उसे सुल्तान ने गुजरात की नवसारी जागीर एवं 1 लाख स्वर्ण टके देकर वापस भेज दिया। राजा रामचंद्र देव अलाउद्दीन का मित्र बन गया। जब मलिक काफूर द्वार समुद्र विजय के लिए जा रहा था तो रामचंद्र देव ने उसकी भरपूर सहायता की थी। होयसल का शासक वीर बलाल तृतीय था। इसकी राजधानी द्वार समुद्र थी। 1310 में मलिक काफूर ने होयसल के लिए प्रस्थान किया। इस प्रकार 1311 में साधारण युद्ध के पश्चात बलाल देव ने आत्मसमर्पण कर अलाउद्दीन की अधीनता ग्रहण कर ली। उसने माबर के अभियान में काफूर की सहायता भी की। सुल्तान अलाउद्दीन ने बलाल देव को खिलत, एक मुकुट, छत्र एवं 10 लाख टके की थैली भेंट की।
पांड्य को मालाबार के नाम से भी जाना जाता था। यहाँ के शासक सुंदर पांड्य एवं वीर पांड्य थे। दोनों में हुए सत्ता संघर्ष में सुंदर पांड्य पराजित हुआ। सुंदर पांड्य द्वारा सहायता मांगने पर काफूर ने 1311 में पांड्यों के महत्वपूर्ण केंद्र वीरथूल पर आक्रमण कर दिया, पर वीर पांड्य हाथ नहीं आया। काफूर ने बरमतपति में स्थित लिंग महादेव के सोने के मंदिर में खूब लूटपाट की। इसके अतिरिक्त ढेर सारे मंदिर उसके द्वारा लूटे एवं तोड़े गए। काफूर ने रामेश्वरम तक आक्रमण किया, वहां के हिंदू मंदिर को तोड़कर एक मस्जिद बनवाई। 1311 में काफूर विपुल धन संपत्ति के साथ दिल्ली पहुंचा, परंतु उसे वीर पांड्य को पकड़ने में सफलता प्राप्त नहीं हुई। संभवतः धन के दृष्टिकोण से ये काफूर का सर्वाधिक सफल अभियान था। अलाउद्दीन के समय में हुए मंगोलों के आक्रमण का उद्देश्य भारत विजय और प्रतिशोध की भावना थी। 1297 से 98 में मंगोल सेना ने अपने नेता कादर के नेतृत्व में पंजाब एवं लाहौर पर आक्रमण किया। जालंधर के निकट इन आक्रमणकारियों को सुल्तान की सेना ने परास्त कर दिया। इस सेना का नेतृत्व जफर खान एवं उलूग खान ने किया था। मंगोलों का दूसरा आक्रमण सल्दी के नेतृत्व में 1298 में सेवान पर हुआ। जफर खान ने इस आक्रमण को सफलतापूर्वक असफल कर दिया। 1299 में कुतलुग ख्वाजा के नेतृत्व में मंगोल सेना के आक्रमण को जफर खान ने असफल कर दिया। इसी युद्ध के दौरान जफर खान मारा गया, क्योंकि अलाउद्दीन एवं उलूग खान वाली सेना से उसे कोई सहायता नहीं मिली। 1303 में मंगोल सेना का चौथा आक्रमण तारगी के नेतृत्व में हुआ। लगभग 2 माह तक सीरी के किले को घेरे रहने के बाद भी उसे सफलता न मिलने पर दिल्ली के समीप के क्षेत्रों में लूटपाट कर तारगी वापस चला गया। 1305 में अली बेग, तारताक एवं तारगी के नेतृत्व में मंगोलों ने अमरोहा पर आक्रमण किया, परंतु मलिक काफूर एवं गाजी मलिक ने मंगोलों को बुरी तरह पराजित किया। 1306 में मंगोल सेना का नेतृत्व करने वाला इकबालमंद गाजी मलिक द्वारा रावी नदी के किनारे परास्त किया गया। गाजी मलिक तुगलक को अलाउद्दीन ने अपना सीमा रक्षक नियुक्त किया। इस प्रकार अलाउद्दीन ने अपने शासनकाल में मंगोलों के सबसे अधिक एवं सबसे भयानक आक्रमण का सामना करते हुए सफलता प्राप्त की। मंगोल आक्रमण से सुरक्षा के लिए उसने 1304 में सीरी को अपनी राजधानी बनाया तथा किलेबंदी की। अपने पूर्वकालीन सुल्तानों की तरह अलाउद्दीन के पास भी कार्यपालिका, व्यवस्थापिका एवं न्यायपालिका की सर्वोच्च शक्तियां विद्यमान थीं। वो अपने को धरती पर ईश्वर का खलीफा होने का दावा करता था। उसने प्रांतों के सूबेदार तथा अन्य अधिकारियों को अपने पूर्ण नियंत्रण में रखा। जलोदर रोग से ग्रसित होकर अलाउद्दीन खिलजी ने अपना अंतिम समय अत्यंत कठिनाइयों में व्यतीत किया और 5 जनवरी 1316 को वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। दोस्तों, अगर आप ऐतिहासिक कहानियों में रुचि रखते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आपके लिए वीर योद्धाओं की कहानी और लेकर